हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल वरिष्ठाइन क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं CUT UG 2024 की जो भी स्टूडेंट यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं और खासकर यहाँ पर CUT UG 2024 में अगर आप 4 ईयर बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी ITP बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं PYQ का। जी हाँ, बिल्कुल, टीचिंग एप्टीट्यूड के PYQ 2023 में जो आपके PYQ हुए यानी कि पेपर हुए हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से ये जानने को मिलेगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, यानी कि टाइप ऑफ प्रश्न आप लोग को समझ में आएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन का जो नेचर है वह नेचर भी आपको समझ में आएगा। साथ ही आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन भी समझ में आएगा कि क्या लेवल रहता है किसी भी क्वेश्चन का जो खास करके टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। सारी चीजें मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज अपने सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग को बता दें कि PYQ जो हम लोग 2023 का सॉल्व कर रहे हैं तो 2023 यानी कि 2023 में जो है वह टीचिंग एप्टीट्यूड कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों के पास जो है वह 8 सेट है। ठीक है, कितने सेट हैं? 8 सेट हैं। अब ये 8 सेट का मतलब क्या हुआ कि आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन हुआ था वह 8 सेट में हुआ था, यानी कि 8 दिन चला हुआ था और हर दिन जो है वह अलग अलग प्रश्न पत्र मिले हुए थे। यानी यूं कह सकते हैं कि 8 PYQ आप लोग के पास रहेंगे और इन 8 PYQ को हम लोग जो है वह यूट्यूब पर सॉल्व करेंगे और इसकी जो PDF रहेगी वह मैं आप लोग को जो है वह टेलीग्राम ग्रुप में जो है वह आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे। लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है कि द चिल्ड्रेन शो गली गली सिम सिम इज इंस्पायर्ड बाय एन अमेरिकन शो कॉल्ड। यानी कि आप सभी को पता है कि हमारा मतलब नेशनल चैनल है DD1, जिसको हम लोग बोलते हैं DD1, या फिर आप लोग जिसको अलग अलग नामों से भी जानते हैं, कोई विविध भारती कथा, कोई अलग अलग नाम से जानता है। ठीक है, तो DD1 आपका एक चैनल है जिस पर आपका गली गली जो सिमसिम है वह एक धारावाहिक या फिर कह सकते हैं कि एक शो आता था प्रत्येक संडे को। ये हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग इसको भी देखते थे। ठीक है, तो ये जो संडे को शो आता था इंडिया में DD1 पर, नेशनल हमारा चैनल था, तो ये कह रहा है कि जो आपका गली गली सिमसिम नाम का एक शो है यह अमेरिका शो से प्रेरित है। ठीक है, यानी उससे इंस्पायर है। तो जो जिस शो से ये इंस्पायर है उस शो का आपको नाम पूछ रहा है कि उस शो का नाम क्या था जो अमेरिका में प्रसारित होता था। तो यहाँ पे 4 आपको नाम बताया जा रहा है। पहला एडवेंचर ऑफ सिम्बा, सेकेंड है सिम्बा एंड स्ट्रीट, थर्ड है सेसम स्ट्रीट और फोर्थ है आपका गैलीलियो एंड सिम्बा। तो इन 4 में से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पर C, यानी कि सेसम यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सही यहाँ पे आता है। ठीक है, क्या है आपका सेसम जो है आपका सही आंसर होगा, यानी कि सेसम स्ट्रीट के नाम से जानते हैं, तिल स्ट्रीट इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, बस ये आप हिंदी में भी इसको क्या कर लीजिएगा, हिंदी में भी आप इसको सेसम स्ट्रीट ही पढ़िएगा, सेसम स्ट्रीट ही इसको पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, एक बात यहां पे ध्यान रखिएगा कि चूंकि यह जो टॉपिक है आपका एक शो है तो इस शो के बारे में आप लोग इंफॉर्मेशन ले लीजिए। मे भी हो सकता है कि 2024 में इससे संबंध कुछ और भी प्रश्न पूछ ले। तो जैसे मैं बात करता हूं कि गली गली सिमसिम जो है वह 2006 में जो है वह इंडिया में शुरू किया गया था। ठीक है, कब शुरू किया गया था? 2026 में शुरू किया गया था। इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले थे, वो मतलब जो रोल थे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था बुम्बा शेर का था, बुम्बा शेर, क्योंकि ये सब पात्र जो है यानी कि जो ये मतलब नेम थे उस सीरियल में काम करने वाले लोगों का, वो भी पूछे जाते हैं आप लोगों के प्रश्न पत्र में। ठीक है, तो बुम्बा शेर हो गया। इसके अलावा गुगली एक बहुत बड़ा नाम था इस शो का जो बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ था। ठीक है, तो यहां पर एक बात ध्यान रखिए कि यह जो शो बनाया गया था यह स्पेशली प्री स्कूल के जो बच्चे हैं, जो प्री स्कूल के बच्चे हैं
उनको ध्यान में रखकर बनाया गया था। ठीक है, प्री स्कूल के बच्चों के लिए कि उनका मनोरंजन हो सके, साथ ही साथ वो इस शो के द्वारा कुछ चीजें जो है वह सीख भी सकें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। और ये स्पेशली जो शो था वह डिपेंड मतलब किस पर आपका था डिपेंड, तो वह मपेट्स पे आधारित था। किस पर? मपेट्स पे। मपेट्स का मतलब होता है कठपुतली, कठपुतली। ठीक है, यानी कि जो भी चीजें इस शो में दिखाई जाती थी वो कठपुतली के द्वारा दिखाई जाती थी। गांव घर में आप लोग देखेंगे कि अक्सर करके कठपुतली का नाच वगैरह होता है, तो उसी प्रकार कठपुतलियों को द्वारा जो है वह गली गली सिम सिम जो शो है वह ऑन एयर किया गया था 2006 में। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है वह क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। ये कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर, when drawing Hamas stick figures, a child draw the left and right halves as similar or same things so that the child has grasped the idea of uniformity, sinometry, conformity या फिर idolatry। जो हिंदी इंग्लिश नहीं समझ पा रहा है वो हिंदी समझ लीजिएगा। हिंदी थोड़ा सा टफ यहाँ पे शब्द प्रयोग किए गए हैं क्योंकि ये आप लोग का थोड़ा सा गूगल से ट्रांसलेट किया गया है, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको एक बात, अगर इस प्रश्न को हम समझे कि ये कहना क्या चाहता है, तो अक्सर करके आप देखे होंगे कि जो भी छोटे बच्चे होते हैं, चाहे वह 2 से लेके 5 वर्ष के बच्चे होते हैं, अक्सर करके देखेंगे कि वो लोग क्या करते हैं कि कोई भी पेंसिल लेते हैं। ठीक है, कोई भी पेंसिल लेते हैं और उस पेंसिल के द्वारा एक कोई भी पेज होता है, उस पेज पे क्या करते हैं वो लोग कोई भी ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं। जैसे वो शुरू करते हैं तो पहले एक गोला बनाना शुरू करते हैं इस प्रकार से, या फिर कोई मूर्ति बनाएंगे ऐसे करके गोला बनाएंगे, फिर या लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो जब ये लाइन खींचेंगे, जब वो कंटिन्यू इन सब चीजों से रूबरू होते चले जाते हैं, ठीक है, जब वो पतले पतले लाइन खींचते हैं, मोटे मोटे लाइन खींचते हैं, तो उनके विचार में जो भी चीजें आती हैं वो चीजें क्या करते हैं उस पेज पे उकेड़ देते हैं। ठीक है, तो इससे आप बच्चों में क्या समझेंगे कि बच्चा क्या समझ रहा है, मतलब बच्चे ने इस विचार को, कौन से विचार है जो बच्चे ने समझ लिया है, तो वह विचार होता है आपका यहाँ पर प्रतिबद्धता का, यानी कि कन्फर्मिटी का वो विचार जो होता है वह समझ लेता है। ठीक है, अभी कन्फर्मिटी क्या होता है ये बहुत बड़ा थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, जब मैं आप लोग को थ्योरी क्लासेस कराऊंगा तो आपको ये और भी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझिए कि ऑप्शन नंबर जो सी है कन्फर्मिटी वो आपका सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आप लोग का कि चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन विच रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट अर्ली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि सही संयोजन चुनिए जो महत्वपूर्ण प्रारंभिक गणितीय अवधारणा को प्रतिनिधित्व करता है। यानी यहां पे एक शब्द दिया गया हिंदी में कि प्रारंभिक गणितीय अवधारणा। ठीक है, प्रारंभिक गणितीय यहाँ पर बोला गया है। अभी प्रारंभिक जो गणितीय अवधारणा है वह होता क्या है यह भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करता हूं आपकी कि प्रारंभिक गणितीय में, तो महंगा और सस्ता यानी कि एक्सपेंसिव एंड चीप, कम एंड फ्रस्ट्यूम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फ्यू एंड मेनी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही होगा। क्यों सही होगा इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। जब कोई भी बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो जब वो स्कूल आता है, तो कोई भी स्कूल होता है वह 2 से 3 पीरियड चलता है बच्चों का। ठीक है, अभी तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन मेनली जो गवर्नमेंट के द्वारा रूल है कि 2 से 3 पीरियड आप उनको पढ़ा सकते हैं। जब बच्चे स्कूल आते हैं तो इनको स्कूल में बहुत सारी चीजें नहीं दी जाती हैं, उनको क्या किया जाता है एक ही चीज को बार बार रिवीजन करने के लिए बोला जाता है। जैसे कहा जाता है कि चलो करो यहाँ पर 2 और +3 को ऐड करो, 3 + 5 को ऐड करो, 6 और 9 को ऐड करो। इस प्रकार से उनको एक ही चीज को बार बार यहाँ पर जोड़ना तोड़ना ये सब सिखाया जाता है। साथ ही साथ जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनको एक ही चीज को क्या किया जाता है, अक्सर करके आप लोग कोई भी स्कूल में पढ़ाए होंगे आप लोग या देखे होंगे, या फिर आपके साथ भी हुआ होगा कि आपके कोई टीचर होंगे, ठीक है, वो आपको क्या करेंगे, छोटे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ले जाएंगे फील्ड में और एक लाइन लगा करके उनसे जो है टेबल जो है वह पढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, टेबल पढ़ाना शुरू करते हैं। तो जब वो टेबल पढ़ाना शुरू करते हैं तो बहुत जोर जोर साउंड करके उनसे वो टेबल पढ़ाया जाता है, काउंटिंग जो है वो पढ़ाई जाती है। तो ये चीजें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि जब
छोटी मतलब फ्यू मतलब क्या होता है, कुछ चीजों के द्वारा ही उनको बहुत सारी चीजें जो है वह दे दी जाती हैं। यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रारंभिक गलती अवधारणा में, ये आपका एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में होगा तो यहाँ पर कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में कुछ और भी चीजों के द्वारा आप लोग को समझा सकूं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे, कि क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि म्यूजिक लाइटेंस द बर्डन ऑफ करिकुलम ऑन चिल्ड्रेन, इट गिव्स देम अपॉर्चुनिटीज, यानी कि संगीत बच्चों पर पाठ्यक्रम का बोझ हल्का करता है या उन्हें अवसर देता है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अक्सर करके आप लोग देखे होंगे कि जो भी कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्कूल होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि अपने यहाँ पे मतलब मैथ, इसके अलावा आपका इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, जीके, ये सब तो पढ़ाई कराते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो लोग एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कराते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी कराते रहते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें वो लोग शामिल करते हैं। इसमें वो लोग डांस भी शामिल करते हैं, इसमें म्यूजिक को भी शामिल किया जाता है, इसमें स्पोर्ट्स को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजों को शामिल जब किया जाता है तो उसमें हर एक चीज का एक अपना महत्व होता है, अपना इंपॉर्टेंस होता है। उसी प्रकार से जब हम म्यूजिक की बात करते हैं यहाँ पर, तो जब आप अक्सर करके देखे होंगे कई कई सेलिब्रिटी होते हैं कि जब वो कहा जाता है कि आप फ्रस्ट्रेट होते हैं या फिर परेशान, तो क्या करते हैं, तो कहते हैं कि हम जो 70s या फिर 80s के जो गाने होते थे उनको हेडफोन में लगा करके आराम से सुनने लगते हैं, उससे हमें क्या होता है, रिलीफ मिलता है। तो सेम चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं अगर उनको संगीत सुनाया जाए तो उनको बहुत चीजें जो है उनके सिलेबस की वह हल्की लगने लगती है और बहुत मस्ती में उस चीजों को सॉल्व करने लगते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि यह उन्हें क्या चीज का अवसर देती है, यह उन्हें क्या चीज का अवसर दे रही है। तो यह देखिए जो उनको अवसर देती है ना, वो अवसर देती है उनको यहाँ पर हारमोनियसली ब्रिंग आउट इमोशंस फ्रॉम इनसाइड, यानी कि सामंजस्य पूर्ण रूप से अंदर से भावनाओं को बाहर लाते हैं। यानी कि जो भी उनकी भावनाएं होती हैं, जो भी दबी हुई भावना होती है, कभी कभी बच्चे परेशान होते हैं कि उनको मैथ पसंद नहीं है, फिजिक्स पसंद नहीं है, उनको केमिस्ट्री पसंद नहीं, तो म्यूजिक के द्वारा उन चीज़ों को, जो भावनाएं, जो फीलिंग्स उनके अंदर रहती है, उनको बाहर निकाल पाते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे वह मतलब कह सकते हैं कि संज्ञात्मक विकास के रूप में आप लोग देख सकते हैं, या फिर उनको किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो संगीत होता है वह बच्चों को कई तरीके से उनका विकास भी करता है, उनका विकास भी करता है, चाहे वह मतलब सामाजिक रूप से आप मान लीजिए, ठीक है, या फिर आप उनका संज्ञात्मक रूप से मान लीजिए, तो कई तरीके से वह उनका विकास भी करता रहता है। इनके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैं आने वाले कुछ वीडियो में आप लोग को समझाऊंगा भी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, कर रहा है यहाँ पर कि हु इज नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है, यह बात यहां पर पूछा गया है। तो देखिए भारत का जो बर्डमैन है वह किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है आपका सलीम अली जी को। किसको, सलीम अली जी को कहा जाता है। अगर हम सलीम अली जी के बारे में बात करें तो इनका जो बर्थ हुआ था, यानी कि जन्म के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वह 12 नवंबर 1896 में हुआ था। और इनकी जो डेथ की अगर हम बात करते हैं, यानी कि इनका जो डेथ हुआ था, ठीक है, वह हुआ था आपका 20 जून 1987, क्योंकि इनसे संबंधित भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो बर्डमैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं वो कौन है, आपके सलीम अली जी हैं। तो इन्होंने मतलब बहुत सारी चीजें की हैं। बर्डमैन ऑफ इंडिया एक जो थे, मतलब ये आपके मतलब ये जो है ना, मतलब यूँ कह सकते हैं कि आपके सलीम अली जी हैं। और इन्होंने क्या किया था कि एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी जो है वह सलीम अली जी हैं, उनका उपनाम है। और अली भारत भर में जो है व्यवस्थित पक्षी संरक्षण करने के लिए पहले भारतीय हैं। ठीक है, यानी कि ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने पक्षियों का जो है वह व्यवस्थित रूप दिया। क्या दिया, व्यवस्थित रूप दिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कि पक्षियों का जो व्यवस्थित सर्वेक्षण होता है, व्यवस्थित सर्वेक्षण जो होता है वह इन्होंने दिया है भारत में। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनकी ही देन है कि आज आप लोग देखेंगे कि जो पक्षी विज्ञान है, विज्ञान की एक शाखा है पक्षी विज्ञान,
वो फेमस हुई है। और इसमें इस विज्ञान, इस सब्जेक्ट का फेमस होने में सबसे बड़ा जो रोल है वह किसका है, तो वह है आपका सलीम अली जी का है। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हो सकता है कि कभी कभी स्टेटमेंट के बारे में पूछा जाता है। तो अगर जो बर्डमैन सलीम जी हैं, इनका एक स्टेटमेंट है, कथन है, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेमस है, वो मैं आप लोग को यहाँ पर बताना चाहूँगा। उनका कथन है, उनका कहना है कि पक्षियों को मारना बर्बरता का कार्य है और पक्षियों के प्रति उनका प्रेम सौंदर्य परक और वैज्ञानिक है। ठीक है, तो ये इनका कथन है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग उस कथन को लिख लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आप लोग का कि द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल जूठन इज रिटेन बाय, यानी कि जो जूठन है वह किसके द्वारा लिखी गई है। जूठन शब्द से आप लोग समझ लेंगे कि जूठा यानी किसी का जूठन खाना। तो यहां पर जो जूठन आपका ऑटोबायोग्राफी है वह लिखा किसके द्वारा गया है, तो यह लिखा गया है आप लोग का ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा। किसके द्वारा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा यह आपका जूठन लिखा गया है। और यह कब आपका प्रकाशित हुआ था, 1950 में। यह जो पुस्तक यानी जो बुक है यह 1950 में आपका प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और इसमें बेसिकली इस बुक में कहा क्या गया है, तो इस बुक में जो अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी के बारे में यहां पर जो है वह बात की गई इस बुक में। ठीक है, आप लोग इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आया कि जो जूठन शीर्षक है इसमें एक प्लेट पर छोड़े गए जो भोजन है उनकी तरफ ये रेफरेंस करता है कि जो छोड़े गए भोजन होते हैं वो जानवरों के लिए होते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो लोग थे, जो जनरल कैटेगरी के लोग थे, वह छोटे जात के लोगों को यानी कि जो अछूत लोग थे उनको सदियों से जो जूठन था उसको स्वीकार करने के लिए और खाने के लिए मजबूर करते थे। इन्हीं के बारे में यह जो पुस्तक है वह लिखी गई है। इसीलिए इस पुस्तक को दलित साहित्य में क्या कहा गया, जो दलित साहित्य है, इस दलित साहित्य का ये मील का पत्थर कहा जाता है। दलित साहित्य का मील का पत्थर, मील का पत्थर कहा जाता है किसको, जूठन को कहा जाता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है इसको हम लोग समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आप लोगों का कि मैथमेटिक्स एजुकेशन डेवलप्ड द एबिलिटी ऑफ हैंडल इन चिल्ड्रेन, यानी कि गणित की जो शिक्षा है वह क्या विकसित करने के लिए यहाँ पर किस चीज को संभालने की क्षमता विकसित करती है। बच्चों के सोच की, उनके तर्क की, उनके एब्स्ट्रक्शन की, उनके विखंडन की, क्या चीज की क्षमता वहां पर विकसित करती है। तो अगर हम बात करते हैं कि प्रारंभिक बचपन के दौरान मतलब अगर कौन सी ऐसी गलतियां अवधारणा है जो विकसित होती है बच्चों में, तो देखिए अगर मैं बात करता हूं सिंपल सी चीजों को लेकर के, आपके जीवन के बारे में अगर बात करता हूं कि आप अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों के बारे में सोचिए। जब आप छोटे थे, जब बच्चे थे, तो जब अपने बच्चे थे तो बच्चे अपनी दुनिया की गलतियां, जो आयाम, जो चीजें देखते हैं उन्हीं को देखते हैं और उनका पता लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग कई बार देखे होंगे कि आप लोग के घर में दूध नापा जाता है, तो दूध जो है वह कितने लीटर में नापा जाता है, ये सब चीजें आप लोगों ने देखा होगा। या फिर आप कहीं दुकान पे गए होंगे तो दुकान पे आप लोग देखे होंगे कि आलू या फिर जो आपके चावल हैं वह कैसे तौले जाते हैं, कितने किलो में तौले जाते हैं, उन चीजों को आप सोचते हैं, देखते हैं। तो वह अमूर्त रूप जो होता है वो चीजें जो है बच्चों में जो है वह विकसित होने लगती हैं। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका वह सही होगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आप लोग का कि द एम ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन स्कूल शुड बी द क्रिएशन ऑफ मल्टीलिंगुअल पीपल हु कैन, यानी यहां पे कहा जा रहा है कि इंग्लिश को पढ़ाने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो हम स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल में जो अंग्रेजी का हम लोग पढ़ाते हैं, जब टीचर पढ़ाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि जो बहुभाषी लोग का निर्माण होना चाहिए और जो क्या कर सकते हैं उनको पढ़ाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखिए एक सिंपल सा तरीका है कि द एम ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन स्कूल शुड टू क्रिएट मल्टीलिंगुअल पीपल हु कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश, हु कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश। अब इसको समझिए थोड़ा सा, यहां पे क्या कहना चाह रहा है। यानी कि जब हम इंग्लिश पढ़ाते हैं अपने बच्चों को तो उसका हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हमारी सभी भाषाओं को समृद्ध करना होता है। क्या होता है, सभी भाषाओं को समृद्ध करना। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि अगर एक क्लास है,
जैसे आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं किसी भी मान लेते हैं आप बीए बीएड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर बीकॉम बीएससी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग हैं तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे बीए बीएड बीएससी बीएड में जो हिंदी जानते होंगे, कुछ इंग्लिश जानते होंगे, कुछ पंजाबी जानते होंगे, कुछ संस्कृत जानते होंगे, या फिर कुछ अदर जो लैंग्वेज उनको जानते होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि आपको दो भाषाओं में चीजों को पढ़ा रहा हूँ, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में और एक इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है आप लोग का कि जो अन्य भाषा जानते हैं वो भी इन चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और वो दोनों भाषाओं पे बराबर कमांड रखेंगे बाद में। अभी उनका एक भाषा में जो कमांड है वह सही नहीं होगा, लेकिन बाद में हो सकता है कि दोनों भाषाओं पे वो कमांड अच्छा रखें। लेकिन अभी जो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है अंग्रेजी पढ़ाने का एज ए टीचर, वह यह होता है कि अगर कोई भी बच्चा है तो उसको हम क्या कर सके, उस भाषा में कंफर्टेबल कर सके। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि एक शिक्षक बच्चों से किसी भी स्पेशल चीज के लिए अलग अलग शब्द पूछ सकता है। जैसे मैं अगर कहूं कि बताओ कि टीचर जो होता है, टीचर का हिंदी शब्द क्या होगा, तो कोई बच्चा बोलेगा सर अध्यापक होता है, कोई बोलेगा सर गुरु होता है, ठीक है। तो एक शब्द मैं दूंगा और उससे अलग अलग शब्द जो है वह अलग अलग लोगों के द्वारा प्राप्त होगा। तो इससे क्या होगा कि इससे बच्चों को जो अंग्रेजी सीखने और विभिन्न भाषाओं के बारे में जानने में क्या होगा, वह मदद मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता है यह भी प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा 8 का सी जो है वह आपका सही हो जाएगा, इनरिच ऑल आवर लैंग्वेजेज, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आप लोग का कि व्हाट इज लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग हेजियोग्राफिक एज सोर्सेस, यानी कि स्रोतों के रूप में हेजियोग्राफिक्स का उपयोग करने की समय सीमा क्या होती है या फिर सीमा क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वह आपका सी सही होगा, कि वह हमेशा सचमुच सटीक नहीं हो सकते हैं। ये आपका हेजियोग्राफिक के बारे में कहा गया है, ठीक है। और भी चीजों के बारे में मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा चीजें आपको समझानी पड़ जाएंगी, थ्योरिकल चीजें, तभी आप इसको समझ पाएंगे। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन क्रिएटिव ड्रामेटिक्स एट स्कूल चिल्ड्रेन देयर ओन हिडन इंपल्सेस एंड पोटेंशियल थ्रू प्ले, यानी कि स्कूल में जो रचनात्मक नाटक होते हैं स्कूलों में, उससे बच्चे अपने स्वयं के छिपे हुए आवेग और खेल के माध्यम से क्षमता रखते हैं, मतलब उन चीजों को देख सकते हैं। तो वो क्या चीजें देख सकते हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कि मस्ट हैव द फ्रीडम टू डिस्कवर, यानी कि उनको खोजने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब उनको रचनात्मक नाटक में भाग लें तो उनको जो भी चीजें सोचें उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो उन चीजों के बारे में खोज सके, सोच सके, ताकि वो अपने चीजों को और भी अच्छे तरीके से इनहेंस कर सके, ठीक है ना। थोड़ा सा नाटक के बारे में आप लोग को बता देता हूं कि जो रचनात्मक नाटक गतिविधियां होती हैं वो बच्चों के अंदर बहुत सारी चीजें विकसित करती हैं। जैसे आत्म अनुशासन विकसित करती हैं, क्या करती हैं, आत्म अनुशासन जो है वह विकसित करती है, ठीक है। इसके अलावा आत्मसम्मान भी विकसित होता है आपका, आत्मसम्मान भी विकसित होता है आपका जब आप नाटक में भाग लेते हैं। इसके साथ साथ आपका जो जिसके साथ आप नाटक करते हैं उनके साथ आपके जो संबंध है वह भी और आपके अच्छे होते हैं, ठीक है। तो जब आपके संबंध अच्छे होते हैं तो आपका जो सोशलिटी है, यानी कि आपका सामाजिक जो रहन सहन है वो भी आपका अच्छा होने लगता है एज ए स्टूडेंट के तौर पर। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको समझने की यहाँ पर मुझे उम्मीद करते हैं कि यह जो प्रश्न मैंने समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इस सेशन को यहाँ पर यहीं तक रखेंगे। अगले सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के इसमें जो भी सेशन में आप लोग के प्रश्न कराए गए हैं वह 2023 में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। कब आए हैं, 2023 में आए हुए प्रश्न है। और 2023 में मैं आपको बता दूं कि आपका यह जो पेपर हुआ था वह कब हुआ था 2023 का, तो वह हुआ था आपका 28/5/2023 को, 28/5/2023 को जब यह आपका पेपर हुआ था तब का यह आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और 28/5/2023 में कुल आपके 50 प्रश्न पूछे गए थे। तो हम लोगों ने इसमें 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बचे हुए 40 क्वेश्चन पे हम लोग आने वाले वीडियो में यहां पर सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।